वेरी गुड मॉर्निंग। अतुल शर्मा, अभय शुक्ला, मोहम्मद नासिर, रुपेश बघेल, दीपक कुमार, मुकेश कुमार इंसान, मारे भटनेर में भी पधारो सा। भटनेर कहाँ ये बताओ। पुष्पेंद्र, दीपक कुमार, दीपक लिख रहा है कि आज मैंने आपको सपने में देखा कि आप मेरे गांव आए थे। शशिकांत नारायण, ऋचा सिंह, रुपेश, राम राम सर जी, युवराज सिंह। भटनेर कहाँ है पहले ये बताओ। शशिकांत, हनुमानगढ़ के पास है। ओके, जरूर आएंगे हनुमानगढ़। पुनीत कुमार, कुलदीप, ऋषिराज, राकेश, उमेंद्र सिंह, परवेज आलम, चलो ओके। कोविड का केस जिस तरह से बढ़ रहा है और जिस तरह से थ्रेटन कर रहा है सोसाइटी को, उसमें मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुलने वाले हैं। और अगर खुलने वाले भी हैं तो इतना रिस्ट्रिक्शंस होगा कि ऑफलाइन क्लास लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में रेंटल्स बहुत हाई है। एक ऑफिस का रेंटल, क्लासरूम का रेंटल अगर लगाओगे तो साल में 40 लाख 50 लाख रुपया तो सिर्फ रेंटल और बिजली और स्टाफ सब मिला के बहुत पैसा लगता है। तो कोचिंग सस्टेन नहीं कर पाएंगे मेरा अनुमान है ये, बाकी देखते हैं। बायोज्योग्राफी शुरू करते हैं। और सॉइल की विशेषताओं में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आज, और वो है मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल है क्या? सॉइल प्रोफाइल का अध्ययन क्यों किया जाता है और सॉइल प्रोफाइल
के अंडरस्टैंडिंग से एक भूगोलवेत्ता को, एक कृषि वैज्ञानिक को क्या लाभ है? कौन सा फसल किस प्रकार के सॉइल प्रोफाइल के लिए उपयुक्त है, किस प्रकार के सॉइल प्रोफाइल में कितनी उत्पादकता होती है, और सॉइल प्रोफाइल का विकास कैसे होता है, किस प्रकार के मृदा में सॉइल प्रोफाइल बहुत बेहतर विकसित होता है, सॉइल प्रोफाइल का पैतृक चट्टानों से क्या संबंध है, और सॉइल प्रोफाइल के अंदर में जो होराइजन्स होते हैं, जो संस्तर होते हैं, उन संस्तरों की अपनी विलक्षण विशेषताएं क्या होती हैं, इन सब का एक सम्यक अध्ययन है मृदा परिच्छेदिका। तो मृदा परिच्छेदिका अगर हम लोग एग्रीकल्चरल साइंस में जाएंगे तो वहाँ बहुत ही एक विवरणात्मक और बहुत ही वैज्ञानिक अध्ययन हो जाता है, लेकिन भूगोल में भूगोल की अपनी सीमाएं हैं। वी आर जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। तो हम लोग किसी भी विषय को उतना ही पढ़ते हैं जितना वह मानवोपयोगी है। इसका ध्यान रखना है आपको कि सॉइल प्रोफाइल अब किसी ऐसी पुस्तक को निकाल करके प्रोफाइल के अंदर में होराइजन के अंदर में सब होराइजन्स और उसका अध्ययन और उसके न्यूट्रिएंट्स को याद करना, फिर न्यूट्रिएंट्स के आधार पर संस्तरीकरण करना, ये सब नहीं करना होता हम लोगों को। हम लोगों को क्या करना है वो आप देखो किसी भी मृदा, पहले समझा रहे हैं आपको, कोई भी मान लो कि वनस्पति है, यहां पर कई प्रकार की वनस्पति को दर्शाया जा सकता है। तो ये मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर है जिसको हम लोग A00 का नाम देते हैं। A00, या आप इधर लिख सकते हो, इस साइड में लिख दो। यह है हमारा A00। ये संस्तर क्या है? यह है हमारा पहला संस्तर। दूसरा संस्तर जो मृदा में प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलेंगे A0। तीसरा हो जाएगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C और P। P हो जाता है पेरेंट रॉक, यानी कि पैतृक चट्टान जिस पर मृदा के परिच्छेदिका का विकास हुआ है। यह है पैतृक चट्टान। आप भी एक साथ साथ ड्रॉ करते रहो, रोचक विषय है। और सॉइल ज्योग्राफी जब हम पढ़ाते हैं, तो बायो ज्योग्राफी जब भी हम पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स जो गांव के होते हैं उनको बहुत अच्छा इनपुट्स मिलता है, समझते हैं बहुत सारी चीज़ों को। और ये विषय ऐसा है कि आने वाले टाइम में आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल में कई जगह पर बहुत मदद करने वाला है। तो आप इसको देखो कि जो हमारा सबसे ऊपरी संस्तर है वो कहलाता है अब कई संस्तर हमने इसमें बना दिए, प्रत्येक संस्तर का नामकरण कर दिया A1, B1 के द्वारा। अब इन संस्तरों को क्या करना है कि इनको, इनकी विशेषताओं को भी समझना है कि A00 जो सबसे ऊपरी संस्तर है इसको लीटर लेयर कहते हैं, यानी पर्ण ढेर संस्तर।
पर्णढेर संस्तर है, अनडिकम्पोज्ड, अविघटित। तो आपका पहला लेयर क्या हो गया? A00, जिसको हम लोग कहेंगे अविघटित पर्णढेर संस्तर। अविघटित का मतलब क्या है? अनडिकम्पोज्ड, यानी किसी भी मृदा के ऊपर में पत्तियों का, वनस्पतियों का, फॉलिएज का, पर्ण जिसको कहते हैं जो बायोमास का, जैव पत्तियों का एक लेयर होता है, उसको लिटर कहा जाता है, लिटर मटेरियल कहा जाता है, फॉलिएज कहा जाता है। अंग्रेजी में थोड़ा मुझे शब्द ज़्यादा पता है, हिंदी में भी पर्णढेर उसको कहा जाएगा। तो ये पहला लेयर है। उसके नीचे आओगे तो इन्हीं पत्तियों का विघटन होगा। तो ये होता है आंशिक विघटित पर्ण संस्तर। लिखते जाओ, साथ ही साथ आपको लिखना है आंशिक विघटित पर्ण संस्तर, पार्शियली डिकम्पोज्ड लेयर, यानी जो ऊपर वाला लेयर है उसका विघटन नहीं हुआ है पत्तियों का, उसके नीचे जो पर्ण संस्तर है उसका विघटन हो रहा है, यानी उसका ह्यूमिफिकेशन हो रहा है ना। यानी ये जो लेयर है ये ह्यूमस से युक्त होगा, ये ह्यूमस से युक्त लेयर है। तो आप दिखा सकते हो, आपको लिखना चाहिए A0 में कि यह लेयर ह्यूमस से युक्त होता है। समझ गए? आगे चलते हैं। अब बुद्धि लगाते रहो। तो A1 में आओगे तो A1 हो जाता है मिश्रित संस्तर, जिसमें खनिज प्लस ह्यूमस दोनों मिलेगा। नीचे से पैतृक चट्टानों के द्वारा खनिज, ऊपर से पत्तियों का ह्यूमस, तो ये मिश्रित लेयर हो गया तुम्हारा। यह है मिश्रित लेयर। समझ गए? 3 संस्तरों के विषय में चर्चा की जा चुकी है और तीनों को आप पहले लिखो और साथ ही साथ समझने का भी कोशिश करना है। तो आप लिखिए, समझिए। परवेज का एक SMS पढ़ लेते हैं। क्लास बंद नहीं होगी कोविड-19 के कारण, कुछ बंद नहीं होने वाला है। इंसाइक्लोपीडिया पे परवेज सर्च कर रहे हो, अलग अलग सोर्स पे ही मिलेगा इंटरनेट पे, वो भी सब इनकम्प्लीट मिलता है। तो ये है मिश्रित संस्तर, खनिज और ह्यूमस का। A2 में आओगे तो A2 है निछालित या अपवहित संस्तर, जहां से A2 से B2 की ओर कोलॉइड्स का या खनिज का निछालन हो जाता है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन ऑफ कोलॉइड, नीचे की ओर कोलॉइड का फिल्ट्रेशन, प्रवेश करना, उसको कहते हैं निछालन या अपवहन।
इसको इंग्लिश में लोग लिखते हैं इलुविएटेड लेयर, इलुविएटेड लेयर कहते हैं। चूंकि इसको इलुविएटेड लेयर कहा जाता है, इसलिए आप देखोगे कि कुछ जगहों पे, जैसे मान लो कि इसी में हम चाहते हैं कि आपको यूएसडीए का भी क्लासिफिकेशन पढ़ा दें, तो इसमें A00 और A0 है, इसको ओ लेयर कहा जाता है यूएसडीए के अनुसार। प्रश्न है कि यूएसडीए है क्या? यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो भारत का आईसीएआर के द्वारा मृदा परिच्छेदिका किस प्रकार से दी गई है और यूएसडीए ने किस प्रकार से मृदा परिच्छेदिका का वर्णन किया है, दोनों को ही आज आपको दर्शाएंगे। तो हमारे राइट हैंड साइड में यूएसडीए का चलेगा, तो A00 और A0 को ओ लेयर कहा जाता है। यूएसडीए ओ मतलब ऑर्गेनिक लेयर, ओ का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनिक लेयर, यानी इसी को आप क्या कह सकते हो? जैविक संस्तर। ये क्या कहलाया? ये है जैविक संस्तर, जैविक संस्तर। और ये जो है ए के नीचे यहां जो A1 है उसको हम लोग यूएस में सिर्फ ए कहेंगे। जो हमारा A1 है वो यहां पर ए कहलाता है, ए संस्तर कहलाएगा। आप देखते रहो पूरा, जैसे जैसे ये डायग्राम विकसित हो रहा है, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। यूएसडीए में जाओगे तो ऑर्गेनिक लेयर ओ, उसके बाद ए, फिर चूंकि A2 इलुविएटेड लेयर है इसलिए इसका यहां पर ई नाम रख दिया जाता है। OAE ये है ना, यूएसडीए में चल रहा है। A00, A0, A1, A2 ये सब जो चल रहा है, ये चल रहा है आईसीएआर के अनुसार। एग्जामिनेशन में भी आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना है, इसका लाभ मिलेगा। और ये मच्छर, अब आइए A3 में। A3 में है ट्रांजिशनल टू, हिंदी लिखवाते हैं, ट्रांजिशनल टू बी बट मोर लाइक ए। हिंदी में होगा बी की तरफ संक्रमित परंतु ए की भांति। बी की तरफ संक्रमित परंतु ए की भांति। B1 हो जाएगा ट्रांजिशनल टू ए बट मोर लाइक बी। सिंपल है, वेरी इजी टू रिमेंबर। आफ्ताब अंसारी गुड मॉर्निंग। पल्लवी राजेश, कोलॉइड्स क्या होता है? कल तो इतनी बार बताया कोलॉइड्स। पीछे वाले क्लास को जरूर देखा करो। और
B2 में आओ तो हमारा B2 संस्तर है इल्यूविएटेड। इल्यूविएटेड यानी विनिक्षेपित। विनिक्षेपित संस्तर इल्यूविएटेड लेयर है जहां पर खनिज का जमाव हो रहा है, तो ये इल्यूविएटेड संस्तर कहलाएगा। यूएस में इसको बी लिखा जाएगा, और ये जो है ना इसमें ई जो ये सब होता है इसमें इसी में आई जे इस तरह से प्रयोग कर दिया जाता है। ई का ही वेरिएशंस दिखाया जाता है। कुछ कुछ किताबों में ई बी करके छोटा वाला है, स्मॉल ए बी। आई का मतलब आयरन भी होता है, तो कहीं कहीं पे आपको ई करके लिखा हुआ भी मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अलग अलग मेथड्स है दर्शाने का। B3 पे आइए तो B3 है ट्रांजिशनल टू C बट मोर लाइक B। अब यहां भी वही हो जाएगा, B1 सॉरी BA B इस तरह से यूएस में चलने लगता है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन दोनों को एक ही में दिखा दो, ये पूरा का पूरा दोनों ही B है। आपको किताबों में ये दोनों एक साथ दिखाया रहेगा, दोनों को ही B लिख रखेगा। अब यहां C है, C में आइए तो C है पार्शियली डिकम्पोज्ड। अब लिखो यहां पे आंशिक विखंडित रेगोलिथ संस्तर। यह है C। यूएसडीए में भी यहां होगा C, और नीचे पेरेंट को लिखता है यूएसडीए में Z। तो ये है आपका सॉइल प्रोफाइल। चूंकि इल्यूविएटेड है इसलिए मैंने पहले भी लिखा था BI, तो यहां पे BI भी आप लिख सकते हो। I फॉर इल्यूविएशन, BI। इसको बनाओ, और जैसे ही बना लिया तो मुझे तुरंत बताओ ताकि हम आगे आपको लिखवा सकें। आफताब लिख रहा है, आपसे ज्योग्राफी पढ़ने का मज़ा ही अलग है सर। मज़ा तो मुझे भी आता है, लेकिन ये बीच में 8-10 दिन कुछ
वेद प्रकाश ऋषिराज का जवाब आ गया, लिख लिए सर। चलो ओके गुड। एक जवाब दो, ए ई या जो भी ए बी सी डी मैंने आपको लिखवाया उसको सॉइल होराइजन कहते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ होराइजन्स को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सारे होराइजन्स का एक साथ अगर हम स्टडी करेंगे तो वही प्रोफाइल बन जाता है। सॉइल प्रोफाइल पे एक नोट्स लिखते हैं। लिखिए नोट्स, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल। देखो, मृदा परिच्छेदिका से तात्पर्य है, मृदा परिच्छेदिका से तात्पर्य है उस पूर्ण इकाई से अथवा लंबवत प्रकोष्ठ से जिसके विभिन्न संस्तरों में पोषक तत्वों, रंग, खनिज, ह्यूमस की मात्रा, संरचना एवं गठन, संरचना एवं गठन में अंतर प्राप्त होता है। जिन्हें सॉइल होराइजन्स कहते हैं। अर्थात सॉइल परिच्छेदिका के अंतर्गत मृदा के संस्तरों के गुणवत्ता एवं विशेषताओं का
गुणवत्ता एवं विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। एक और लिखते हैं, लिखो सॉइल प्रोफाइल यानी मृदा परिच्छेदिका का अध्ययन पेडॉन्स के माध्यम से PDON पेडॉन के माध्यम से किया जाता है, जो कि एक हेक्सागोनल सिलिंड्रिकल षटभुजीय बेलनाकार यंत्र होता है, जिसके माध्यम से मृदा के पैतृक चट्टान की गहराई तक के अवसादी जमावों का सैंपल लिया जाता है, नमूना लिया जाता है, तथा इसके माध्यम से विभिन्न संस्तरों को चिन्हित किया जाता है मंशिल चार्ट के आधार पर। मंशिल चार्ट MUNSHELL
मंसिल चार्ट के आधार पर मंसिल चार्ट के आधार पर मृदा संस्तरों के रंग को चिन्हित किया जाता है एवं रंग के आधार पर चिन्हित किया जाता है एवं रंग के आधार पर मृदा के संपूर्ण परिच्छेदिका एवं पोषक क्षमता, उत्पादकता, शस्य योग्यता, क्रॉप सुटेबिलिटी को निर्धारित किया जाता है। समझाते हैं कुछ। देखो, एक सिलिंड्रिकल पाइप जिसका 6 साइड्स होगा, पाइप देखा है ना, तो कुछ मान लो कि इतना मोटा सा पाइप जिसका 6 साइड होना चाहिए, तो ऐसा पाइप है जिसको हम लोग पेडॉन कहते हैं। उस पेडॉन को किसी प्रदेश के मृदा में अंदर ठोको और अंदर में जाकर के जब वो पैतृक चट्टान को, मृदा जहाँ खत्म होती है वहाँ जाकर के वो हिट करेगा, पत्थर को हिट करने लगेगा। तो उस पूरे सैंपल को उखाड़ लो और उसको फिर पाइप को बाहर निकाल लो और मिट्टी वैसे ही 6 साइडेड मिट्टी का शेप टेबल पे रखा हुआ मिलेगा। अब ये जो 6 साइडेड मिट्टी का शेप मिला है उसमें ध्यान से देखोगे तो कई कलर का लेयर्स रहता है, अलग अलग कलर का लेयर्स रहेगा।
इसी लेयर को हम लोग संस्तर कहते हैं या होराइजन कहते हैं। तो एक परिच्छेदिका तो हो गया पूरा लंबवत प्रकोष्ठ जिसमें कई संस्तर हैं, प्रत्येक संस्तर की अलग विशेषताएं हैं और उनके उस समूह को, उस पूर्ण को परिच्छेदिका कहते हैं। तो परिच्छेदिका क्या हुआ? संस्तरों का समूह। संस्तर क्या है? हॉरिजॉन्टल लेयर्स मृदा का, क्षैतिज संस्तर, होराइजन कहते हैं उसको। और प्रत्येक होराइजन में अलग अलग विशेषताएं होती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होते हैं, ह्यूमस की मात्रा अलग होती है, गठन अलग होता है। तो सॉइल प्रोफाइल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? होराइजन्स को पढ़ेंगे। मनशिल चार्ट क्या है? मनशिल चार्ट एक कार्ड की तरह होता है। जैसे फेयर एंड लवली अगर क्रीम लगाते होगे पुरुषों वाला, शाहरुख भाई वाला, तो वो उसमें एक कार्ड रहता है जिसमें कि डीप कलर, थोड़ा सा सांवला, थोड़ा सा वाइट, करते करते अंत में प्योर वाइट। तो लोग उसको लगा के स्केल देखते हैं कि क्रीम लगाने से कितना फर्क पड़ रहा है। वैसे आपको हम बता दें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। उसी पुरुषों वाले क्रीम को, फेयर एंड लवली को, अगर हम किसी भैंसे के ऊपर में लगाएं तो क्या भैंसा वहां से गोरा होने लगेगा? कलर तो जेनेटिक्स से आता है। रेस, इंसान का रेस, इंसान की प्रजातियां भी अलग अलग है। इंसान एक है लेकिन उसकी प्रजातियां अलग अलग है। कुत्ता एक है, कुत्ते की प्रजातियां अलग अलग होती है। डॉबरमैन काला है तो काला है, एल्सीसियन क्या है, अलग है तो अलग है। इसी तरह की प्रजातियां होती है ना। तो ये मनशिल चार्ट के द्वारा हम लोग कलर को निर्धारित करते हैं। और फेयर एंड लवली से कुछ नहीं होता है, स्किन पे झुर्रियां अलग से जल्दी से पड़ जाएंगी, इसलिए इसका इस्तेमाल करना बंद कर दो। ओके, आगे लिखिए। अब करते हैं सॉइल प्रोफाइल का एक और वर्णन। लिखो, सॉइल प्रोफाइल इज द फंक्शन ऑफ, soil profile is the function of P parent rocks। चट्टानें किस प्रकार की हैं? बड़ा अच्छा फॉर्मूला है ये। चट्टानें कौन सी हैं? चट्टानें किस प्रकार की हैं? वो है P। चट्टानें किस प्रकार की हैं? P, मान लो कि अवसादी चट्टान है तो अवसादी चट्टान में ज़्यादा अधिक अपरदन का दर होगा, उसकी कणीय संरचना होती है, उसमें क्रिस्टल्स नहीं होते हैं, उसमें लाइमस्टोन, मान लो लाइम हो सकता है। तो ये मृदा के सबसे अच्छे डेवलपर चट्टान होते हैं। सबसे अच्छी मृदा कहाँ विकसित होगी? सेडिमेंट्री रॉक्स में होगी। जैसे बालू का पत्थर है, बालू का पत्थर है या चूना पत्थर है, इस तरह के चट्टानों में सबसे बढ़िया प्रोफाइल मिलता है, सबसे गहरा प्रोफाइल मिलता है, डीपेस्ट प्रोफाइल वहां मिलेगा। आग्नेय चट्टान है, इतना कठोर है कि अपर्दन अपक्षय की क्रियाएं बहुत कम होंगी, प्लांट का रूट्स भी बहुत कम गहराई तक जाएगा, जैविक क्रियाएं कम गहराई तक होंगी, तो उसका प्रोफाइल कम विकसित होता है। यानी हॉरिजॉन्टल लेयर्स यानी होराइजन्स कम विकसित होते हैं। होराइजन एक ही 2-3 मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो प्रोफाइल में, प्रोफाइल इज अ फंक्शन ऑफ पेरेंट रॉक्स, P, रिलीफ यानी उच्चावच्चीय दशा, जहां पे समतल भूमि है वहां प्रोफाइल ज्यादा बेहतर विकसित होगा। जहां पर उच्चावच्चीय दशाएं हैं वहां तो मिट्टी कट करके नीचे जा रही है, डाउन स्लोप मूवमेंट हो रहा है, तो अपरदन हो रहा है, तो अलग प्रकार की ग्रेविटी मूवमेंट्स होने लगता है, वहां पर नहीं होगा सॉइल प्रोफाइल डेवलप। फिर तीसरा होता है स्लोप, ढाल, उच्च ढाल जहां भी है वहां पर प्रोफाइल विकसित नहीं होगा। जैसे पर्वतीय मृदा का प्रोफाइल कभी भी बहुत विकसित नहीं होता है, प्रोफाइल होता ही नहीं है। उच्च ढाल होगा तो वहां प्रोफाइल का विकास नहीं होता है, सिर्फ मृदा का एक ऊपरी संस्तर मिलता है और नीचे में वही रेगोलिथ वगैरह मिलेगा, बाकी सब खत्म। स्लोप, फिर है ड्रेनेज, अपवहन कैसा है? अगर अपवहन फास्ट है तो प्रोफाइल नहीं विकसित होगा।
और अगर अपवहन तंत्र स्लो है यानी जल जमाव होता है तो वहां पर प्रोफाइल, मृदा की गहराई, मृदा का लंबवत प्रकोष्ठ अधिक विकसित होगा। तो यह है डी ड्रेनेज। उसके बाद है वेजिटेशन। तो जहां भी वेजिटेशन अधिक होगा, फॉरेस्टेड लैंड होगा, वहां प्रोफाइल विकसित होता है। कि एक तो फॉरेस्ट क्या है, मृदा के अपरदन को रोकेगी, दूसरा ह्यूमस को प्रोवाइड करती है, जैविक क्रियाएं बढ़ जाती है, मॉइस्चर सॉइल का मेंटेन रहता है लंबे समय तक। तो वेजिटेशन जहां पर होगा वहां भी सॉइल प्रोफाइल अधिक डेवलप होता है। उसके बाद होगा हमारा डॉट 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 करके एम। एम यानी मैंस एक्टिविटी, और सबके ऊपर पावर लगा दो टी। टी यानी टाइम। ये सारे जो फैक्टर्स हैं पी आर एस डी वी एम, ये सब टाइम से कंट्रोल्ड होते हैं। समझ गए? एम यानी मैन। मैन यानी आप और हम लोग अपने मशीनों के द्वारा, अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के द्वारा, इंजीनियरिंग वर्क्स के द्वारा हाइड्रोलॉजी में स्लोप में मॉडिफिकेशंस करने के द्वारा हम लोग मृदा के प्रोफाइल को चेंज करते रहते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो मैन भी एक फैक्टर है प्रोफाइल के विकास का। प्रोफाइल के विकास के कारकों का वर्णन करें, अगर ऐसा प्रश्न आता है कि सॉइल प्रोफाइल के कारक कौन कौन से हैं, तो कारक में यही आएगा। इसी का विशद विवरण देना होगा आपको, है ना। तो ये था हमारा सॉइल प्रोफाइल का दूसरा पैराग्राफ। अब तीसरे पैराग्राफ में आइए और इसी चार्ट का वर्णन करेंगे। अब इसका वर्णन होगा। अब इसमें देखिए, इसमें लिखिए, सबसे पहला है जैविक संस्तर। जैविक संस्तर, जैविक संस्तर क्या होता है? ऊपरी संस्तर होता है। लिखिए, यूपरी संस्तर होता है पर्णढेर ह्यूमस युक्त, पर्णढेर ह्यूमस युक्त संस्तर है। इसे वास्तविक मृदा अथवा सोलम के अंतर्गत नहीं लिया जाता। वास्तविक मृदा अथवा सोलम के अंतर्गत नहीं लिया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको कि जो वास्तविक मृदा है उसको हम लोग सोलम कहते हैं। लिखिए सोलम इज इक्वल टू A1, A2, A3, B1, B2, B3। यही वास्तविक मृदा है। C मृदा संस्तर में आएगा, मृदा में नहीं आएगा। वैसे ही A00, A0 ये मृदा संस्तर में आएगा, मृदा में नहीं आएगा। तो वास्तविक मृदा है सोलम। तो आप लिख लो सोलम इज इक्वल टू A1 to B3, दैट इज सोलम। देखो, सोलम वास्तविक मृदा होती है जिसमें खनिज एवं ह्यूमस, इनऑर्गेनिक एवं ऑर्गेनिक दोनों का मिश्रण होता है। वही मृदा है ना। परिभाषा क्या लिखवाया था मैंने? सोलम वह क्षेत्र है जहां पर जैविक एवं अजैविक तत्वों का मिश्रण प्राप्त होता है तथा इसी भाग में प्लांट रूट्स पाए जाते हैं। इसी भाग में प्लांट रूट्स पाए जाते हैं, वनस्पतियों की जड़ें प्राप्त होती है, वनस्पतियों की जड़ें प्राप्त होती है तथा सभी प्रकार की जैविक अजैविक क्रियाएं जैसे निछालन, विनिक्षेपण, अपवहन, ट्रांसलोकेशन, केशिका क्रिया, सभी प्रकार के
मृदा जनन की क्रियाएं, सभी प्रकार के मृदा जनन की क्रियाएं सोलम में ही प्राप्त होती हैं, इसीलिए इसको वास्तविक मृदा कहते हैं। ओ लेयर में तो खनिज है ही नहीं, तो उसको मृदा कैसे कहेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है रेगोलिथ का। अगला लिखो, रेगोलिथ क्या है। रेगोलिथ है सोलम प्लस सी। वैसे तो कहीं कहीं आपको रेगोलिथ लिखा हुआ मिल जाएगा, सिर्फ सी को दिखाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सोलम प्लस सी, यानी A1 से रेगोलिथ है, बिल्कुल यहां से लेकर के यहां तक। रेगोलिथ क्या हो गया, A1 टू C। देखो, अर्थात सोलम के साथ साथ यदि आंशिक विखंडित पैतृक चट्टानों को सम्मिलित किया जाता है तब उसे सोलम कहते हैं, तब उसे रेगोलिथ कहते हैं। तब उसे रेगोलिथ कहते हैं। अब फिर लिखो, इसमें लिखो, मृदा संस्तर में या मृदा परिच्छेदिका में सबसे महत्वपूर्ण लेयर A2 एवं B2 होता है। A2 एवं B2 होता है, क्योंकि इन्हीं संस्तरों के मध्य पोषक तत्वों का, लवणों का, खनिजों का विनिमय होता है। विनिमय होता है। इसको आप याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर क्या है, B2। इससे एक्सचेंज होते रहता है, ऊपर भी जाएगा कैपिलरी एक्शन, यानी यहां पे क्या होगा, केशिका क्रिया। केशिका क्रिया से ऊपर मिनरल्स और निछालन से नीचे। तो ये दो संस्तर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे लिखो, मृदा परिच्छेदिका के अध्ययन से
शस्य योग्यता, शस्य संयोजन, शस्य बारंबारता, शस्य गहनता, को निर्धारित किया जा सकता है। को निर्धारित किया जा सकता है। एक और पैराग्राफ। जिस मृदा की परिच्छेदिका बेहतर विकसित होती है उसकी उत्पादकता भी उच्च होती है। नेक्स्ट, डीप सॉइल प्रोफाइल, गहरी मृदा परिच्छेदिका वहीं विकसित होती है जहां अवसादी चट्टानें, आर्द्र जलवायु, समतल भूमि, निम्न ढाल, निम्न उच्चावच, वनस्पति की सघनता, क्षीण अपवहन तंत्र, अर्थात जल जमाव की दशा प्राप्त हो। देखो, परिवहित मृदा में परिच्छेदिका का विकास सीमित अथवा नगण्य होता है।
सॉइल प्रोफाइल कितने लोगों को समझ में आया, जल्दी बताओ। शुरू तो कर रहे हैं जोश में, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी लेवल थोड़ा सा। सर सस्य बारंबारता क्या होता है? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे बाकी सब समझ गए। रोशन सिंह, ये तो कृषि भूगोल का विषय होगा, अभी आप लिख लो। सस्य बारंबारता, एक ही फसल को कितनी बार एक ही खेत में उपजाया जाए। पेरेंट रॉक कितने नीचे मिलती होगी? पेरेंट रॉक तो डिपेंड करता है ना, कहीं कहीं 1 मीटर में भी मिल जाएगी, कहीं कहीं 50 सेंटीमीटर में मिल जाएगी, कहीं कहीं पे कुछ और ज़्यादा 5-7 मीटर में मिलती है। जैसे गंगा के मैदान पे जाओगे तो नीचे पेरेंट रॉक तो है ही नहीं, वो तो अवसादी चट्टान, अवसादी है ना, हिमालय का अवसाद है। बस आज इतना ही, 1 घंटे का ही क्लास हम ले रहे हैं अभी। तो मुझे लगता है अब मंडे से ही हम क्लास को इंटेंसिफाई कर पाएंगे। थोड़ा वीकनेस तो शेष है बॉडी में, 1 घंटा बोलते हैं तो। थैंक यू अमरेंद्र। SMS में कई लोग इतनी अच्छी बातें लिख जाते हैं कि ऊर्जा फिर लौट जाती है। चलो ओके, बहुत अच्छे, वेल डन, थैंक यू।